तो चलिए बात करते हैं वेंट्रिकल फोल्स के फंक्शंस के बारे में। एक चर्चा और आगे करेंगे हम लोग वेंट्रिकल फोल्स में कि यहाँ पर जो वेस्टिबुलर फोल्स हैं उसे ही वेंट्रिकुलर फोल्स के नाम से भी किसी किसी बुक्स में जाना गया है। तो वेंट्रिकुलर फोल्स या फिर वेस्टिबुलर फोल्स दोनों को ही एक जैसा ही समझिएगा, एक ही चीज है। किसी बुक में वेस्टिबुलर फोल्स लिखा हुआ है, किसी बुक में वेंट्रिकुलर फोल्स के नाम से उसे बताया गया है। तो हम बात करते हैं अब साउंड प्रोडक्शंस कैसे होता है मसल्स के मूवमेंट से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मसल्स जो है लैरिंग्स में वो दो तरह के मसल्स मुख्य रूप से होते हैं। पहला इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स और दूसरा एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। तो यहां हम बात करेंगे मसल ऑफ द लैरिंग्स में। तो पहला मसल है एंट्रिंसिक लैरिंग्स मसल्स और दूसरा है एक्सट्रिंसिक लैरिंग्स मसल्स। तो दोनों अलग अलग मसल्स है जिसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मसल ऑफ द लैरिंग्स की बात की जाए तो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स में यदि चर्चा की जाए और एक्सट्रिंसिक में, तो दोनों का क्या फंक्शन होता है एक हल्का सा व्यू देखते हैं, फिर इसे डिटेल से समझेंगे। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स होता है रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोडक्शंस के लिए। जो हम साउंड निकालते हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से इंट्रिंसिक मसल्स होता है लैरिंग्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और मूवमेंट होता है इसमें लेरिंगियल कार्टिलेज का और फोल्ड्स का। तो हमने फोल्ड्स की बात की थी यहाँ पे, तो यहाँ हमने फोल्ड्स भी देखे, दो तरह के फोल्ड, वेस्टिबुलर फोल्ड्स था और वोकल फोल्ड है। तो फोल्ड्स के साथ साथ लेरिंगियल कार्टिलेज की भी चर्चा होगी और मसल्स में इंट्रिंसिक मसल, ये सब मिलकर साउंड प्रोडक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देयर अटैचमेंट फेल बिटवीन द लेरिंगियल कार्टिलेज। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इंट्रिंसिक मसल्स का यदि अटैचमेंट लेरिंगियल कार्टिलेज के साथ डायरेक्टली नहीं होता है, with the exception of the transverse arytenoid muscles, these muscles are paired bilaterally। तो हम कहते हैं कि एरिटनॉइड जो है, ट्रांसवर्ड एरिटनॉइड मसल्स, ये जो है बाइलेटरली नहीं होता है, दोनों साइड में नहीं होता है। बाकी जितने मसल्स हैं वो बाइलेटरली होंगे। एक्सटेंसिव मसल्स की बात की जाए तो एक्सटेंसिव मसल्स बाइलेटरल होता है, मतलब दोनों साइड में होता है, राइट और लेफ्ट साइड में दोनों होता है। एक एक होगा, एक राइट में होगा, एक लेफ्ट। जैसे आपके कान कैसे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, बाइलेटरल है। तो बाइलेटरल पेयर्स होता है और ये मूवमेंट में मदद करता है लैरिंग्स का ग्रोथ लेवल पे। इनर्वेशन देखेंगे कि कौन सा इनर्वेशन मिला हुआ है, किस नर्व से एक्सटेंसिव लैरिंगियल मसल्स है, तो ये वेरी करता है। जैसे कि एंसा सर्विकैलिस, ट्राइजेमिनल नर्व्स, फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंगियल नर्व्स और हाइपोग्लोसल नर्व्स, ये कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो कि एक्सटेंसिव मसल में इनर्वेशंस करते हैं। बात की जाए फेरिंगियल कंस्ट्रक्शंस की या प्लेटोफेरिंगियल फ्रेंगियस, तो ये रिसीव करता है इनर्वेशन फ्रॉम द ग्लेसोफेरिंगियल और वेगस और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स में। तो कुछ मसल्स हैं जो कि एक्सटेंसिव मसल है रेलिंग्स के, वो इनर्वेशंस लेते हैं ग्लेसोफेरिंगियस, वेगस और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के थ्रू द वेरिंगियल प्लेक्सस के थ्रू। तो यहाँ पे इनर्वेशंस का मतलब हो गया कि कौन सा नर्व सप्लाई उसे मिल रहा है, ब्रांचेस ऑफ नर्व सप्लाई। तो एक ओवरव्यू देखते हैं हम इंट्रिंसिक लैरिंगियल मसल्स में कि अटैच टू द बोथ द रिजिड कार्टिलेज से अटैच होता है और वोकल कॉर्ड से अटैच होता है। यदि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो पुल इलास्टिक लिगामेंट्स टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच होगा वोकल कॉर्ड और रीमा ग्लोटाइडिस जो है वो नैरो हो जाएगा। और यदि एयर डायरेक्टली अगेंस्ट द वोकल कॉर्ड है, यदि एयर देखेंगे कि डायरेक्टली अगेंस्ट वोकल कॉर्ड है, तो ये वाइब्रेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा साउंड को। और सेटअप साउंड वेव इन द कॉलम ऑफ द एयर इन द फेरिंग्स, नोज एंड माउथ, ये यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा क्योंकि ये रेजोनेंस चेम्बर की तरह भी काम करता है। और ग्रेट, यदि ज्यादा प्रेशर होगा, यदि एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो साउंड जो है वो ज्यादा होगा। तो यदि हम ज्यादा तेजी से बोलते हैं, इसका मतलब हम ज्यादा डायरेक्टली एयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा प्रेशर एयर का, जो डायरेक्टली अगेंस्ट होता है वोकल कॉर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शंस की बात करेंगे तो पुल ऑन द एरिटनॉइड कार्टिलेज में देखेंगे कि विच कोज देम टू पाइवाइट, तो वहां पे पाइवाइट होता है। अच्छा, हम बात करते हैं, कभी हमने देखा होगा सितार को, सितार यदि बजाते हैं या गिटार बताते हैं, जो उसमें जितना हम वोकल कॉर्ड को खींचते हैं, जितना हम उसके रिंग को
या कहें स्ट्रिंग को खींचते हैं उतना ही ज़्यादा वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग की थिकनेस भी कैसी है। तो वोकल कॉर्ड की थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वो कितना तक स्ट्रेच होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इंट्रेंसिंग मसल्स में हम अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं कौन कौन सा इंट्रेंसिंग लैरिंक्स मसल्स है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एपिग्लोटाइटिस को देख रहे हैं, फिर इंफीरियर फेरिंगियल कॉन्स्ट्रिक्टर ये एक मसल्स है, ऑब्लिक एरिटेनॉइड, थायरो एरिटेनॉइड, कोरिकोथायराइड, कोरिक्वाइड कार्टिलेज या कार्टिलेज है कहाँ पे है, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, हाइपोथायराइड और कॉर्नू ऑफ हवाइड बोन्स। ये कुछ ऐसे बोन्स और कार्टिलेज है जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। दूसरे साइड में यदि बात करें एक्सटेंसिंग लैरिंक्स मसल्स में, तो यहाँ पे देखेंगे जो या फिर डाइगेस्ट्रिक स्टेलोहवाइड माइलोहवाइड्स के साथ साथ एस्कलिन मसल्स हैं, ओमोहवाइड्स, स्टर्नोथायराइड्स, यहाँ पे ट्रेकिया आपको बीच में दिख रही है, लैरिंक्स दिख रहा है, इसके चारों बाहर में एक मसल्स है जिसे एक्सटेंसिंग मसल कहा गया है, लैरिंक्स के चारों तरफ का। यहाँ क्लेविकल दिख रहा है, यहाँ पे स्टर्नोहवाइड्स भी दिख रहे हैं। तो एक्सटेंसिंग मसल्स का कुछ व्यू दिखाया गया है और इंट्रेंसिंग मसल्स का कुछ व्यू बताया गया। बात करते हैं यदि एक्सटेंसिंग मसल्स की, तो वो डायरेक्टली अटैच होता है लैरिंक्स से, और कुछ जो होता है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता लैरिंक्स से। इसका मे अल्टर द पोजीशन ऑफ द हवाइड और मे अटैच टू द वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेवाइड है उसके पोजीशंस को भी कभी कभी चेंज कर सकता है, जो डायरेक्टली अटैच नहीं है फेरिंग्स से। तो यहाँ पे एक्सटेंसिंग मसल्स को भी हमने दो भाग में बांटा है, पहला जो डायरेक्टली अटैच हो लैरिंग्स से और दूसरा जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं हो लैरिंग्स से। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एंट्रेंसिंग मसल्स का और रोल। इसके पहले हम देखते हैं दो ऐसे चीजें साउंड प्रोडक्शंस में। पहला है वोकल कॉर्ड अपार्ट होता है, उसे कहते हैं एबडक्शंस। यहाँ देखेंगे वोकल कॉर्ड एक दूसरे से दूर है, उसे हमने कहा है एबडक्शंस। और जब वोकल कॉर्ड आपस में चिपक गए हैं उसको कहेंगे एडक्शंस। ये साउंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एबडक्शंस और एडडक्शंस। तो इसी को हम ध्यान में रखेंगे और पढ़ते हैं अब इंट्रेंसिंग मसल्स के बारे में। रोल ऑफ इंट्रेंसिंग मसल्स क्या है और कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेशन करते हैं। इंट्रेंसिंग मसल तो रेलिंग्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोडक्शंस के लिए और मूवमेंट के लिए, मूवमेंट ऑफ द लेरिंगियल कार्टिलेज और फोल्ड्स के। तो ये मसल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका अटैचमेंट फॉल होता है, बीच में नहीं होता है लेरिंगियल कार्टिलेज के बीच में। ये इसका अटैचमेंट देखोगे, देयर अटैचमेंट फॉल बिटवीन द लेरिंगियल कार्टिलेज with the exception of the transverse arytenoid muscles. These muscles are paired bilaterally. तो बाकी मसल्स जो होते हैं वो बायलेटरली आपको देखोगे। तो यदि आप फिगर देखते हो इसमें, तो ट्रांसवर्स तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो है वो आपको दिखेगा, कोई भी मसल्स जो है वो बायलेटरली दिखेगा, एक्सेप्शन फॉर द ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पास का मसल्स। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं अलग अलग एक एक मसल्स की चर्चा करते हैं। ओब्लिक एरिटेनॉइड मसल्स की, फिर ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल्स की, एरी एपिग्लोटिक मसल्स की, सॉरी थायरो एपिग्लोटिक मसल्स की। तो जितनी भी मसल्स हैं इंट्रेंसिंग मसल्स में, चाहे वो पोस्टीरियर कोरिकोएरिटेनॉइड मसल्स हो, चाहे वो लेटरल कोरिकोएरिटेनॉइड मसल्स हो, थायरो एरिटेनॉइड मसल्स हो, वोकालिस मसल्स हो, क्रिकोथायराइड मसल्स हो, जितने भी इंट्रेंसिंग मसल्स है जहां पे हमने बात की, तो एक एक करके हमने अलग अलग मसल्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। Oblique arytenoid muscles spans one dorsal aspect of the arytenoid cartilage to the other cartilage on the opposite side. Adduction arytenoid cartilage मतलब एडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है ओब्लिक मसल्स में, देखते हैं ओब्लिक मसल्स को फिर से। तो ओब्लिक मसल्स आपको दिख सकता है यहाँ पे, ओब्लिक एरिटेनॉइड मसल्स, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एडक्शंस होंगे। एडक्शंस में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं फिर से कि एडक्शंस का मतलब होता है कि वोकल कॉर्ड जो है आपस में मूव करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हम देखते हैं दूसरे मसल्स को, ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल्स जैसे उसके बगल में था, ओब्लिक के मसल बगल में था, और ये भी एडक्शंस करता है
एडक्शन एरिथ्रोइड कार्टिलेज है। फिर एडी एपिग्लोटाइटिक मसल्स, ये भी एडक्ट है, मतलब मसल्स जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो वो सीधे के सीधे वोकल कॉर्ड्स को आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद थायरो एपिग्लोटिक मसल्स, वो एक्सटेंड होता है एपिग्लोटिक से टू द थायराइड कार्टिलेज में। कॉन्ट्रैक्शन वाइडन्स द इनलेट एंड कोज डिप्रेशन ऑफ द एपिग्लोटाइटिस, ये भी वहाँ पे देखने को मिला। अलग अलग मसल्स है, उसके अलग अलग थोड़े थोड़े फंक्शन है। पोस्टीरियर कोरिकोइट्रॉइड मसल्स, ये कोरिकोइड आर्टिलेज से एक्सटेंड होते हुए मस्कुलर प्रोसेस टू ईच एरिथ्रॉइड के पास से जुड़े होते हैं। कहाँ कहाँ अटैच होते हैं, कहाँ से लंबाई से जुड़े होते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कोरिको कार्टिलेज से होते हुए वो मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरिथ्रॉइड तक होते हैं। और दिस आर द ओनली मसल पेयर टू कोज एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड, एबडक्शन करने के लिए मात्र यही एक मसल्स पेयर है, बाकी जितने भी आपको मिलेंगे एडक्शन वाले मिलेंगे। चाहे वो लेटरल कोरिकोएरिथ्रॉइड मसल्स हो, चाहे वो थायरोएरिथ्रॉइड मसल्स हो, चाहे वो ओकालिस मसल्स हो, कोरिकोथायरॉइड, जितने भी होंगे वो एडक्शंस में होंगे, लेकिन ये मात्र है जो एबडक्शंस में यूज हो रहा है। एबडक्शंस का मतलब हो गया, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको फोटो कि एबडक्शंस का मतलब हो गया कि वोकल कॉर्ड जो है आपस से दूर जा रहा है। तो कौन सा मसल्स है जो एबडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ एक मसल्स है, बाकी जितने मसल्स होंगे इंटरनल में वो एडक्शंस के लिए माने जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर कोरिको एरिटेनॉइड मसल, आइए देखते हैं इसका कहाँ पे सिचुएटेड है। ये पीछे का पोर्शंस में है, इसलिए इसमें आप इस फिगर्स में उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन आप दूसरे किसी में भी देख सकते हो उस फिगर्स को। फिर लेटरल कोरिकोएरिथ्रॉइड मसल जो है ये एडक्शंस के लिए जाना जाता है। थायरोएरिथ्रॉइड सभी के सभी जितने भी देखेंगे वो एडक्शंस के लिए ही मुख्य रूप से जाना जाता है, सिर्फ एक मसल्स को छोड़ के, पोस्टीरियर कोरिको एरिटेनॉइड मसल्स लेरिंग्स का। अब बात करते हैं एक्सटेंसिंग मसल्स का। तो एक्सटेंसिंग मसल्स में वो मसल जो डायरेक्ट अटैच है लेरिंगल से, उसमें नाम आता है स्टेनोथायराइड मसल्स, थायरोहेवाइड मसल्स और इंफीरियर फेरेंगियल कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स। तो इनके अलग अलग स्टर्नल बताएंगे क्या करता है। ये लेरिंगल को डिप्रेस करने के लिए जाना जाता है। स्टेनोथायराइड मसल्स लेरिंगल को थोड़ा सा डिप्रेस कर सकता है। जब भी हम लोग कोई फूड को कंज्यूम करते हैं तो लेरिंगल्स का जो मूवमेंट होता है ऊपर नीचे करना, उसको वो मेंटेन रखता है कि कब ऊपर होना है कब नीचे होना है। तो ये भी देखोगे थायरोहाइवाइड मसल्स, ये भी लेरिंगल को एलिवेट करने के लिए जाना जाएगा। हालांकि इसका पोजीशन बताया हुआ कि कहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। ये एलिवेशन क्यों जरूरी है लेरिंगल का, एलिवेशन और डिप्रेशन? क्योंकि हम जब भी कोई सी फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसका लेरिंगल का मूवमेंट होता है, चाहे वो डिप्रेस हो चाहे वो एलिवेट हो। तो इंफीरियर फेरेंगियल कॉन्स्ट्रिक्शन मसल जो होता है वो अटैच होता है एंटीरियर लेटरल रीजन ऑफ द थायराइड से, कॉर्टिकॉइड से, और ये एलिवेट करता है लेरिंग्स को। तो यहाँ देखोगे ये भी एलिवेट कर रहा है लेरिंग्स को, ये भी एलिवेट कर रहा है, ये डिप्रेस कर रहा है। स्टर्नो थायराइड मसल्स ये डिप्रेस कर रहा है, दोनों जो है वो एलिवेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मसल्स जो कि डायरेक्टली नहीं जुटे होते हैं लेरिंग से, जैसे मिडल फेरेंगियल कंस्ट्रक्शन, ये एलिवेट करते हैं फेरेंगियल वाल्स को। स्टाइलो फेरेंगियल ये भी एलिवेट करेंगे फेरेंगियल्स वाल्स को। पेलेटो फेरेंगस, स्टाइलोहवाइड, हाइयोग्लोसस, जेनियोहवाइड, मेलोहवाइड, डाइगेस्ट्रिक, ओमोहवाइड। ध्यान देखेंगे ओमोहवाइड ने डिप्रेशन कोज किया, बाकी ऊपर का जितने भी मसल्स है उसने एलिवेशन कोज किया। सिर्फ दो मसल्स है जो डिप्रेशन कोज कर रहे हैं, ओमोहवाइड और स्टर्नोहवाइड, ये दो मसल्स लेरिंगल डिप्रेशन कोज करते हैं। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स की बात की जाए तो रोल ऑफ इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स यदि देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, जो अभी अभी हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, पिच की बात करते हैं। पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड कंट्रोल करता है टेंशन कितना जनरेट हुआ है वोकल कॉर्ड पे, उस पे ही कंट्रोल होता है पिच ऑफ साउंड। तो जितना ही मसल टाउंट होता है उसके हिसाब से ही पिच जो है वेरी करेगा, और मोर रिपीटली वाइब्रेट करेगा तो मोर ज्यादा पिच को प्रोड्यूस करेगा। मतलब वाइब्रेशन पे डिपेंड है कि जितना हमने किसी गिटार को खींचा है, जितना वो वाइब्रेट कर रहा है उतना ही उसकी हाई पिच होगी। यदि हमने मस्कुलर टेंशन को वोकल कॉर्ड पे रिड्यूस कर दिया है तो पिच भी रिड्यूस हो जाती है। पिच भी डिपेंड करता है मेल सेक्स हार्मोन पे। क्या फर्क होता है पिच पे इन्फ्लुएंस देखते हैं, जैसे कि एंड्रोजेंस जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन जो के कारण मेल और फीमेल्स में वोकल कॉर्ड का डिफरेंसेस देखा जाता है। मेल में जो वोकल कॉर्ड होंगे वो थोड़ा थिक होगा, मोटा होगा,
और लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू फीमेल, जो कि बहुत ही स्लोली वाइब्रेट करेंगे एज कंपेयर टू फीमेल्स का। तो फीमेल का जो वोकल कॉर्ड है वो ज्यादा वाइब्रेट करता है क्योंकि वो थिन, थोड़ा पतला होता है और थोड़ा छोटा होता है, लॉन्ग नहीं होता। मेल का थोड़ा लंबा होगा, लॉन्गर होगा और थिकर होगा वोकल फोल्ड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि थिक कम हो और थोड़ा छोटा हो तो ज्यादा वाइब्रेट करता है फीमेल्स का। तो हम देखेंगे मेल वॉइस जो होता है जनरली हैव लोअर रेंज ऑफ पिच होता है एज कंपेयर टू वोमेन्स का। तो पिच जो है वोमेन्स का कुछ ज्यादा होगा मेल से। कुछ अदर भी स्ट्रक्चर है जो कि आपके आवाज को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है कि आवाज आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। तो इसमें देखेंगे फेरिंग्स, माउथ, नेजल कैविटी या पारानेजल साइनसेस, या कुछ मसल्स होते हैं फेस के, टंग के, लिप्स भी है। ये भी एनुसिएट करता है किसी वर्ड्स को बनाने में। जैसे हम कुछ बोलते हैं ना, तो मसल्स ऑफ फेस हो गया या टंग हो गया, लिप्स है ना, उस वर्ड को अच्छे तरीके से बनाने में या एनुंसिएट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करेंगे यदि विस्परिंग की, तो विस्परिंग जो होता है एक कंपनी बाय होता है क्लोजिंग ऑल बट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रीमा ग्लोटाइटिस। इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसी से एक कंप्लाई होता है। और वोकल कॉर्ड जो होता है डज नॉट वाइब्रेट ड्यूरिंग द विस्परिंग, देयर इज नो पिच टू दिस फॉर्म ऑफ द स्पीच। तो यदि ये वाइब्रेट नहीं करेगा तो कोई भी पिच ये प्रोड्यूस नहीं होगा विस्परिंग में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ डिजीज के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में, लेरिंगाइटिस के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लामेशन होता है लेरिंग्स में। आप देख सकते हो नॉर्मल वोकल कॉर्ड और इन्फ्लामेशन जो है वोकल कॉर्ड, लेरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड है उसमें। तो इन्फ्लामेशन यहाँ पे दिखता होगा आपको साफ साफ। इसका कारण बताया गया है कि हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या किसी इरिटेटिंग सब्सटेंस जैसे कि सिगरेट विगरेट का कंज्यूम किया है तो हो सकता है कि आपके वोकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हो। उसको कहते हैं रिंगटाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स। तो यहाँ आपके वोकल कॉर्ड्स बताए गए हैं। नॉर्मली जो वोकल कॉर्ड जो होता है ओपन एंड क्लोज होता है बहुत ही स्मूथली, और साउंड भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे ही इसमें इन्फ्लामेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होने में थोड़ी सी समस्या होगी। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर ऑफ लैरिंग्स की बात की जाए या मैलिग्नेंट सेल्स जो टिश्यू ऑफ लैरिंग्स में पाया जाता है, इसका मुख्य रूप से कारण होता है जो देखा गया है टोबैको या ड्रिंकिंग या अल्कोहल को हम लोग ज्यादा इफेक्ट में करते हैं। तो ये दो कारण बताए गए सबसे ज्यादा लैरिंजियल कैंसर के। हालांकि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, इट नॉट नेसेसरी कि टोबैको और अल्कोहल ही कारण हो, बट मेन जो कारण है वो टोबैको का कंजम्पशन और अल्कोहल है। और साइन और सिम्टम्स की बात की जाए लैरिंजियल कैंसर्स में, तो आपको थ्रोट और ईयर में पेन दिखेगा, शोर दिखेगा थ्रोट में, कि थ्रोट जो है उसमें शोर दिखेगा, और ईयर मतलब कि आपके कानों में पेन दिखेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारे लेक्चर को, मेरे चैनल्स को। थैंक यू वेरी मच।